प्लीज हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है प्रेसिडेंट। ठीक है, जो कि पार्ट फिफ्थ। कहाँ से कहाँ तक प्रोविजंस है प्रेसिडेंट के लिए? सब लोग हिंदी मीडियम हो? इंग्लिश मीडियम कितने लोग हैं? प्रेसिडेंट बताइए, रिलेटेड प्रोविजंस कौन बताएगा? कौन कौन सा आर्टिकल कवर्ड होता है इससे? आर्टिकल 52 टू 70, बताइए। 78, ठीक है। क्या हुआ? हाँ हाँ, बोलो बोलो। आर्टिकल बेरेट है किसी के पास? बताइए, बेरेट है किसी के पास? आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 स्टेट दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यह जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्रोविजंस को सबसे पहले बताता है और यहाँ तक प्रोविजंस है। ठीक है, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद जो है 52 कहता है। किसका? भारत के संविधान का। इज दैट क्लियर? ठीक है, और हम लोग उसको कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे यूके के साथ। ठीक है, सॉरी यूएसए। ओके, इसके बाद है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 क्या कहता है? जो पावर्स है वो वेस्ट होंगे, मतलब निहित होंगे किसमें? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। ठीक है, जो यूनियन इन द प्रेसिडेंट कहा जाएगा। और आर्टिकल 54 डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लियर एवरीवन? अब हम लिख रहे हैं, अभी मैं लिखवाऊंगी, अभी आप समझ लो। ठीक है, आर्टिकल 56 जो स्पेसिफिक तरीके से बात करता है कि प्रेसिडेंट जो है 5 इयर्स के लिए क्या होगा? इलेक्टेड होगा। उधर से रिप्लाई भी आना चाहिए ना, क्योंकि प्रीलिम्स में तो ऐसे ही होगा कि लाइन का। आर्टिकल 56 क्या कहता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो 5 इयर्स के लिए इलेक्टेड होगा। इसके बाद हम बात करें तो अलाउस और री इलेक्शन की बात आर्टिकल 57 में कहा गया है। और आर्टिकल 58 क्या बताता है? क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। ओके, कि क्या क्वालिफिकेशन होगी राष्ट्रपति बनने की। तो दोनों लैंग्वेज में ठीक है ना? उसके बाद आर्टिकल 60 ओथ अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, वो शपथ किस प्रकार से लेंगे यह जो है यहाँ पे बताया गया है। और आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट क्लॉज 1 2 1 3 एंड 5 बता रहा है। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? तो जो बेयर एक्ट किसी के पास भी नहीं है, लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा बेयर एक्ट, ले आइए, लाइब्रेरी में बेयर एक्ट नहीं मिलेगा।
इसमें तो खुल सकता है बैलेट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉर्मल हेड होता है, ठीक है। जब आप लोग जब भी कहीं जो है प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नाम मात्र का शासक होता है। जबकि हम लोग यूएसए में देखेंगे तो ऐसा नहीं है, वहां पे पूरी की पूरी गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए चलती है, ठीक है। और कहीं कहीं जो है इनको सील एंड मोहर के तरह से भी यूज किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। जो लिख रहे हैं वो लिख लें। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is the nominal head of the executive clear everyone? क्या होता है नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया and is the first citizens of the इंडिया। और क्या होता है भारत का प्रथम नागरिक भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। फिर लिखिए एज पर आर्टिकल 53 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी मीडियम वाले भी है ना, एक सेकेंड। अभी तक जो हमने पढ़ाया वो पढ़ाया है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भारत के संविधान में 52 से लेकर के 78 तक का प्रोविजन बताया गया है, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले। उसके बाद से हमने क्या बताया कि जो है वह जो कार्यपालिका होती है उसका नाम मात्र का हेड होता है, ठीक है। और प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति को माना जाता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्लियर यहाँ तक? तो जो मैं ऐसे छोटे छोटे हेड्स लिखवा रही हूँ उसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन होगा ना वो ऐसे ही होगा। क्लियर? As per Article 53 of the Indian Constitution, according to अनुच्छेद 53, लिख लीजिए आप लोग, हिंदी वाले से लिख लीजिए, हिंदी मीडियम हो ना तो लिखो भाई 53 of the Indian Constitution, the country's executive power is vested in the president। ठीक है, क्या कह रहा है अनुच्छेद 53 के अनुसार, ठीक है, जो भी एक्जीक्यूटिव कार्यपालिक शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित है। क्लियर? and in the president and is exercised by the president either directly or through officers subordinate to him by the constitution।
ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो राष्ट्रपति को जो शक्तियां दी गई हैं, वह राष्ट्रपति जो है स्वयं जो है डायरेक्टली जो है यूज कर सकता है, या उसके अंतर्गत आने वाले जो सबॉर्डिनेट है उनके थ्रू जो है वो उस पावर को एक्सरसाइज करा सकता है। क्लियर एवरीवन? और प्रेसिडेंट को जो भारत का संविधान है उसके पार्ट 5 यानी भाग 5 में राष्ट्रपति से रिलेटेड जो प्रोविजंस है उनका बंद किया गया है। तो आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि राष्ट्रपति से संबंधित जो है प्रोविजंस को भारत के संविधान में किस जगह पे रखा गया है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर एवरीवन? ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन की जहां पे बात की गई है वहां का रिलेटेड आर्टिकल है 53। कौन से आर्टिकल में है? बोलते रहिए, ऐसे याद होता है भाई। ठीक है, आर्टिकल 53 इसका क्लॉज 1 है, वो क्या कहता है? अगेन वही बात जो कि हम थोड़ी देर पहले बता चुके हैं। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन shall be vested in the president and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution। ये क्लॉज बता दिया है, क्लॉज 1। ठीक है, समझ में आया? क्लॉज 2, without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the supreme कमांड ऑफ द डिफेंस। और किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने के बजाय जो है यह सामान्यता जो है सुप्रीम कमांड होता है किसका? रक्षा मंत्रालय का। डिफेंस को सबसे सुप्रीम अथॉरिटी कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर एवरीवन? ठीक है, इसके आगे क्या लिख रहा है? यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट and the exercise thereof shall be regulated by law। जो भी जो है प्रेसिडेंट को जो भी दिया गया है वो रेगुलेटेड बाय लॉ होगा। ठीक है, क्लॉज 3 क्या कर रहा है? नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल, मतलब इस जो है आर्टिकल में किसी बात के होते हुए भी ए बी डीम टू ट्रांसफर टू द प्रेसिडेंट एनी फंक्शंस conferred by any existing law on the government of any state or other authority। ठीक है, पीछे जो सीट पे बैठे हैं आप दोनों लोग जो अभी आए हैं, भाई टॉकिंग की क्लास नहीं है। ठीक, तो क्या होगा? जब भी जो है कोई भी कार्य होगा वह जो है ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, कहा? सरकार को, गवर्नमेंट को, या फिर किसी भी राज्य के किसी भी अधिकारी को। ठीक है, अदर अथॉरिटी लिखा है ना। फिर इसमें बी क्लॉज है, लिख रहा है प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम कन्फरिंग बाय लॉ फंक्शंस एंड अथॉरिटीज अदर देन द प्रेसिडेंट। बताइए, कोई बताएगा? खड़े होइए। बी। अब फोन क्यों देख रहे बार बार? तो खोल लीजिए, बैरक खोल लीजिए, कोई बैरक खोलना गलत बात नहीं है। प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम कन्फरिंग बाय लॉ फंक्शन ऑन अथॉरिटीज अदर देन प्रेसिडेंट। ठीक है, अब आर्टिकल 54 क्या बोलता है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 54 क्या बोल रहा है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो आपके प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आया कि जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात किस आर्टिकल में की गई है, या भारत के संविधान से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताता है, तो वो कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल 54। क्लियर? आर्टिकल 50, द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। कह रहा है अनुच्छेद 54
कि जो राष्ट्रपति चुना जाएगा वह क्या होगा, एक जो है इलेक्टरल कॉलेज के थ्रू होगा, ठीक है, और जिसमें निम्न लोग शामिल होंगे। ए, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ both houses of parliament, यानी कि आर्टिकल 54 का क्लॉज ए क्या कह रहा है, ठीक है, पार्लियामेंट के कौन कौन से जो है दो हाउस होते हैं, वेरी गुड। तो जो इलेक्टेड मेंबर यहाँ जाएंगे वह क्या करेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन का मत देने का राइट रखेंगे। राइट टू वोट किसके बाद है, दोनों हाउसेस के मेंबर का, और दोनों हाउसेस की नाम क्या है, लोकसभा और राज्यसभा। इज दैट क्लियर? आप लोगों को पढ़ाना अच्छा लग रहा है इस तरह से? रिकॉर्ड हो जाएगा ना, ठीक। बी, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के निर्वाचन में, चुनाव में कौन कौन लोग भाग करेंगे, अकॉर्डिंग टू 54 में पहला क्लॉज बता रहा है कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेस, ठीक है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में जो प्रतिनिधि निर्वाचित होके जाएंगे वह क्या करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में वोट देंगे। और दूसरा क्या कह रहा है कि जो स्टेट असेंबली होती है, जो राज्यों के जो विधानमंडल होते हैं ना, स्टेट असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो भी जो है, जो इलेक्टेड होंगे वह जो है प्रेसिडेंट को वोट करेंगे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करेंगे। क्लियर? अब है आर्टिकल 55। हाँ, एक्सप्लेनेशन दे रहा है। इन दिस आर्टिकल एंड इन आर्टिकल 55, स्टेट इंक्लूड्स द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी। अब पुडुचेरी हो गया ना, पौंडीचेरी जो है इसमें बेरक में था। फिर हम लोग आते हैं आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 का क्लॉज 1 क्या बता रहा है, एज फॉर एज प्रैक्टिसेबल देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स एट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो जब मैनर ऑफ इलेक्शन हम लोग देखेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो प्रक्रिया चुनाव का है उसमें क्या कह रहा है कि एक रूपता होगी, समानता होगी, किसमें, जो स्केल होगा रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है, वो अलग अलग स्टेट्स को जो है सेम मैनर में रखा जाए। क्लियर? क्लॉज बी कह रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ screening such uniformity among the state inter se as well as parity between the state as a whole, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा सा है यार, इसको पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन से पावर्स हैं। ये सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। पहला है एक्सिक्यूटिव पावर्स। कौन सा पावर है, अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर, जजेस एंड अदर की ऑफिशियल। एक्सिक्यूटिव पावर में क्या आता है, प्रधानमंत्री को नियुक्ति,
और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की नियुक्ति, ठीक है, गवर्नर्स की नियुक्ति, जजेस की नियुक्ति और अदर जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स पर्सन होते हैं उनके अपॉइंटमेंट को एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के कैटेगरी में रखा गया है। क्लियर? फिर है लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है, जो भी समन्स, ठीक है, और जो भी पार्लियामेंट के थ्रू जो भी बिल पास होगा वह सब किसके लिए हो, किसके जो सिग्नेचर से होता है, सील से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। क्लियर? फिर जुडिशियल पावर्स, जुडिशियल पावर मतलब देखेंगे क्षमादान, पार्डनिंग पावर, क्षमादान का, क्षमादान की शक्ति किसके पास है, भारत के, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस, ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये भी जुडिशियल पावर है, एंड कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, और सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का, परामर्श लेने का उसके पास अपना पावर है, जो कि जुडिशियल पावर में आएगा। ठीक है, फिर इमरजेंसी पावर्स, जब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो उसका पावर किसके पास होगा, प्रेसिडेंट के पास, लेकिन वो क्या करता है, प्रोक्लेम करता है, इमरजेंसी की उद्घोषणा करता है, जब उसको ऐसा लगता है कि हाँ हमारे देश में कुछ ऐसे इमरजेंट सिचुएशंस आ गए हैं, जो 3 चीजें बताई गई हैं, उसके ग्राउंड को वो सेटिस्फाइड होने के बाद ही इमरजेंसी प्रोविजंस को प्रोक्लेम करेगा। ठीक है, और चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, स्टेट में हो, या फिर फिनेंशियल इमरजेंसीज हो। क्लियर एवरीवन? जो अभी तक हम लोगों ने प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस पढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है, जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, वो क्या है, किस रोल में है, रोल एज द हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है कि हमको यूएसए से और इंडिया के जो है प्रेसिडेंट में क्या करना, कंपैरिजन करना है। ठीक, एक नया हेडिंग डाल दीजिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखिए, किसी चीज को कंपेयर करने के लिए 2 चीजें होती हैं। पहला ये होता है कि हम उसमें सिमिलरिटी देखेंगे कि दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, ठीक है, उसके बाद से डिफरेंसेस देखेंगे। तो यूएसए के जो है राष्ट्रपति के साथ सबसे पहले हम लोग सिमिलरिटीज देखेंगे। पहला आपका एक हेडिंग हो जाएगा, हेड ऑफ स्टेट्स। क्या हो जाएगा, हेड ऑफ स्टेट। बोथ सर्व, बोथ मतलब यूएसए का प्रेसिडेंट और इंडिया का प्रेसिडेंट, बोथ सर्व एज सेरेमोनियल हेड्स ऑफ स्टेट representing their nations at official functions and diplomatic events। बातें कहां से आ रही भाई,
डिप्लोमेटिक इवेंट्स, ठीक है। तो जब हम सबसे पहले हेड ऑफ स्टेट देखेंगे तो भारत का राष्ट्रपति और यूएसए का राष्ट्रपति जो है दोनों दो अपने हेड्स को यानी अपने कंट्री को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। उसके बाद से जो है जितने भी ऑफिशियल फंक्शंस होते हैं या फिर कोई भी राजनयिक जो है इवेंट हो उसको भी दोनों कंट्री के प्रेसिडेंट ही रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। फिर इलेक्शन प्रोसेस, नेक्स्ट सिमिलैरिटीज, इलेक्शन प्रोसेस। both are elected to the methods differ, ब्रैकेट में लिख लीजिए, इनडायरेक्ट इन इंडिया, ठीक है। और यूएसए में क्या होगा, ठीक है। तो जो भारत में राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की पद्धति है, ठीक है, और एक पद्धति यूएसए के प्रेसिडेंट के लिए भी जो है अडॉप्ट किया जाता है। तो हमारे भारत में इनडायरेक्ट प्रोसेस से जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और यूएसए में डायरेक्ट वे में। क्लियर। कोई डाउट इसमें? वीटो पावर, नेक्स्ट क्या है, वीटो पावर। हम लोग सिमिलरिटीज देख रहे हैं। वीटो पावर, बोथ हैव द अथॉरिटी टू वीटो legislation passed by their respective legislative bodies, ठीक है। तो दोनों क्या करते हैं, वीटो पावर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेरेमोनियल ड्यूटीज, both perform various ceremonial duties including the inauguration of new laws and hosting foreign dignitaries, ठीक है। दोनों के पास जो है सेरेमोनियल जो है ड्यूटीज होती हैं, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे। डिफरेंसेस, ऐसे रोज होता है क्या, एक्सिक्यूटिव अथॉरिटी, the US president has significant executive power serving as both of state and government। तो सबसे पहले तो यहाँ पे थोड़ी सिमिलरिटी हो गई है कि दोनों जो है
अपने अपने जो है कार्यपालिका की शक्तियों के हिसाब से हेड ऑफ स्टेट होते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट के भी हेड होते हैं, ठीक है। अब लिखिए, वाइल द जबकि वाइल द इंडियन प्रेसिडेंट रोल इज largely ceremonial with real power resting with the prime minister। फिर नेक्स्ट जो डिफरेंसेस है वो टर्म्स लिमिट पे। टर्म्स, द यूएस प्रेसिडेंट सर्व a 4-year term। यूएसए में कितने साल का होता है प्रेसिडेंट का? 4 साल, ठीक है, विथ अ 2 term लिमिट, और 2 बार का लिमिट है, ठीक है, हो गया। वेयर द वेयर सॉरी वेयर एज whereas the Indian president served as 5 years। भारत का राष्ट्रपति ठीक है, क्लियर एवरीवन। और इंडिया में 5 years with no term limit। क्लियर। आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन हो सकता है कि यूएसए का प्रेसिडेंट कितने साल के लिए इलेक्शन होता है, बताइए। 4 year, और उसके बाद जो है सिर्फ 2 टाइम इलेक्ट होने का लिमिट है, और इंडिया में फॉर 5 years, और कोई जो है लिमिट नहीं है। क्लियर। कुछ याद हो रहा है? भूलेगा तो नहीं मेरे ख्याल से। एक तो क्लिक कर लो मेरे पढ़ाते वक्त, ठीक है भाई, स्टेटस भी लगना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंसेस होंगे वो जो है लेजिस्लेटिव पावर्स पे होंगे। क्या हो गया? ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स पे हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे। द यूएस प्रेसिडेंट is US president can propose legislation and influence policy directly। वहां पे वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जो है क्या करेगा, जो विधायी शक्तियों का यूज करेगा, पॉलिसी मेकिंग को डायरेक्टली बनाएगा, ठीक है। वेयर एज द इंडियन प्रेसिडेंट रोल इज मोस्टली प्रोसीजरल एंड एडवाइजरी। प्रोसीजरल एंड एडवाइजरी, ठीक है। मतलब कि जो भी कोई लेजिस्लेशन मेक होगा तो वो क्या कहते हैं, मतलब प्रक्रिया बनाने में जो है वो रहेगा, और या फिर परामर्श कर सकता है, ठीक। और जबकि यूएस में क्या होगा कि वह जो है डायरेक्ट जो है इंटरफेयर होता है लेजिस्लेशन मेकिंग में, ठीक। आगे मिलिट्री रोल।
military role. The US president is commander in chief. कमांडर इन चीफ. अमेरिकी राष्ट्रपति क्या होता है? कमांडर इन चीफ होता है, ठीक है, ऑफ द आर्म फोर्सेस, ऑफ द आर्म फोर्सेस, with direct control, with direct control over military decisions, while the Indian president is supreme commander. यूएस में क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा बताइए? और इंडिया में कमांडर ऑफ क्लियर एवरीवन? जो लोग हिंदी में लिख रहे हैं, जब हम लोग वहां पे सैन्य के संबंध में यूएस के प्रेसिडेंट की भूमिका को जब देखेंगे तो वहां पे वो कमांडर इन चीफ होता है आर्मी का, ठीक है, तीनों सेनाओं का ना, बताइए, विद डायरेक्ट कंट्रोल ओवर मिलिट्री डिसीजन. और यूएसए प्रेसिडेंट का पूरा कर लो भाई, जो करना हो कर लो, ठीक है. यूएस में कंट्रोल होता है डायरेक्टली, ठीक है, ऑल मिलिट्री डिसीजन में. मिलिट्री जो भी डिसीजन लेगी उस पे वहां के यूएस के प्रेसिडेंट का क्या होता है? कमांड होता है. जबकि इंडिया में भारत के राष्ट्रपति को सुप्रीम कमांडर कहा गया है. उसके आगे लिखा है सुप्रीम कमांडर के आगे लिखा है आप लोगों ने, बट exercises authority based on the prime minister's advices, ठीक है. जबकि वो अपने शक्तियों का जब प्राधिकार का यूज करेगा ना तो उसको क्या करना पड़ेगा? भारत के प्रधानमंत्री से एडवाइस और सलाह लेना पड़ेगा, परामर्श लेना पड़ेगा. पैराग्राफ चेंज कर लीजिए. These differences reflect the distinct governance models of the two countries, with the US following a presidential system अब एक साइड हेडिंग लगा लीजिए. What is the electoral college system in the USA?
ठीक है। लिखिए अबाउट it is the system used it is the system used in presidential election presidential elections to formally elect the president। ठीक है, इसमें डैश लगा कि पॉइंट बना लीजिए। द सिटीजन्स कास्ट द सिटीजन्स, वहां पे कौन वोट देता है? वहां के नागरिक। ठीक है, और यहाँ पे क्या था? दोनों हाउसेस के वो और स्टेट लेजिस्लेशन। ठीक है, द सिटीजन कास्ट देयर वोट्स not directly for the president but for a group of electors chosen by each candidate's political party in each state। ठीक है, इन each state। और एक नेक्स्ट स्टार बना लीजिए, ऐसे स्टार कुछ भी ऐसे चीज ऐसे बनाइए। ठीक है, ऐसे कुछ भी बना लीजिए। These electors then convene to formally cast their votes for president in a process known as the electoral college। ठीक है, फिर पैराग्राफ चेंज करके it was a settlement in the US Constitution balancing between a direct popular vote and selection by Congress for electing the president। हो गया? फिर एक और स्टार बना लीजिए। इट सर्व के साथ ईडी लगा है, सर्व एज अ safeguard to prevent the president from appealing directly to the masses and to check executive power through an intermediary bodies। ठीक, अब जो लोग हिंदी में हैं वो लोग थोड़ा सा अटेंशन पे करें। हम लोग जो है यूएसए के प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो सिस्टम होता है, कॉलेज सिस्टम, उसको स्टडी कर रहे हैं। और उसमें क्या बताया जाता है कि यूएस जो प्रेसिडेंट कैसे इलेक्टेड होगा, तो उसमें जो है फॉर्मली इलेक्ट होगा
और जो वहाँ के सिटीजन्स होते हैं, जो नागरिक होते हैं, उनको भी वोट करने का अधिकार होता है, ठीक है। और वो जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, हर स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी को क्या कर सकते हैं, अपना वोट दे सकते हैं, जो कैंडिडेट उनका होगा। सबको नहीं, किसी एक को तो जिताना होगा ना, ठीक। फिर क्या होगा, ये जो है नॉर्मली जो है जो वोट्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में प्रोसेस के थ्रू जाता है, उसको कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। और ये क्या है, ये एक सेटलमेंट है जो बैलेंसिंग करता है, ठीक है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में बैलेंसिंग करता है किसके मध्य, डायरेक्ट पॉपुलर वोट, ठीक है, अंडरलाइन करिए, डायरेक्ट जो प्रत्यक्ष रूप से पॉपुलर को हिंदी में क्या कहेंगे, लोकप्रिय जो मत होते हैं उनके बीच में, और जो सिलेक्शन बाय कांग्रेस होता है, जो वहां की कांग्रेस होती है उसके सिलेक्शन के बीच में क्या करता है, एक बैलेंस ड्रॉ करता है, बैलेंस इंपोज करता है, स्थापित करता है। क्लियर एवरीवन, जो कि प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड आपने एक स्टार लगाया होगा इंग्लिश में, क्या कर रहा है कि ये जो है प्रिवेंट करता है, ठीक है, किसको, प्रेसिडेंट को, किस चीज से, डायरेक्ट अपील कर से, ठीक है। और जो चेक करता है, जो पॉजिटिव एग्जीक्यूटिव पावर को चेक करता है किसके थ्रू, एक मध्यवर्ती निकाय के थ्रू, लिखा है ना, एंड इंटरमीडिएट बॉडीज। क्लियर एवरीवन, अब हम लोग देखेंगे कंपोजिशन। कंपोजिशन, it has 538 इलेक्टर्स इन टोटल। कितने होते हैं, एक और नया वो देख लीजिएगा यूएस में, ठीक। इन टोटल a candidate needs a majority of 270 electoral votes to win the presidency, ठीक है। वहां से जो है 270 जो है वोट चाहिए होते हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए, ठीक है। फिर आइए इम्पैक्ट, एक हेडिंग लगा लीजिए। क्या टाइम ओवर हो गया, क्या हो गया, ज्यादा हो गया, एनीवे चलिए। हाँ, ये भी अच्छा, क्यों, हाँ कोई बात नहीं। अच्छा, मैं वंदना गुप्ता हूँ, ठीक है। मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में एलएलएम को पढ़ाती हूँ।